Good morning, students. Today we starting new lesson, and that is number 7. You know, we just finished lesson number 9, area related to parallelograms and triangle also there. And now 7. According to our February second test syllabus, we have now finish that one lesson left is okay. So first of all, just go through that page number 109. Look at 109, triangles. Name of the lesson is triangle. Actually it is congruence of triangles. So first of all, very some few new terms are there, so understand about that. We are going to study triangles, but what triangles? If two triangles are there, means in a pair they are given, and if they are equal, then they are called congruent triangles. Okay, so congruent means here equal. Congruent means equal. Okay, and congruence means equality. So you understand this both words. This is adjective, this is noun. Adjective and noun. What type of triangle? Equal. What is the relation between triangles? Congruence, equality. Okay. Now one another word may be there, corresponding. So corresponding means what? Okay. I am just giving mathematical terms, simple meaning, day-to-day English meaning. Okay, corresponding means related. Okay, suppose I have one triangle ABC and another triangle AQR. Then angle A corresponding to any particular angle of other triangles. समझ गए? तो कोई एक ट्राइंगल का मैं एक एंगल लूँ ना, तो इसको corresponding कोई एक की पेयर बनेगी वहां पर, तो इसको corresponding एंगल्स बोलते हैं. ऐसे corresponding साइड्स भी होती है, लेकिन वो आपस में एक पेयर बनती है. एक ट्राइंगल का एक एंगल, दूसरे ट्राइंगल का दूसरा एक एंगल, फर्स्ट ट्राइंगल का कोई दूसरा एंगल, वहां का दूसरा एंगल, तो इन बिटवीन जो पेयर बनती है इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बोलते हैं. और एक कॉरस्पॉन्डेंस नाम का वर्ड आता है, कॉरस्पॉन्डेंस. ओके, सो दैट इज कॉल्ड रिलेशन. जस्ट लाइक दैट एडजेक्टिव नाउन, कोरस्पॉन्डेंस मींस रिलेशन. तो आप मान लो कि कोई एक ट्राइंगल आपके पास है, इसके ऊपर दूसरा अगर आप रखने की ट्राई करो तो बहुत सारे तरीका है, अलग अलग तरीके से आप रख सकते हो. मान लो कि मेरे पास कोई ट्राइंगल ABC है और दूसरा ट्राइंगल PQR है. ओके, तो पहले तो मैं इसको दोनों टोटली इक्वल होगा तो इसको उठा के यहाँ रख, तो कोई एक अरेंजमेंट बनेगी, A के ऊपर B आएगा, B के ऊपर Q आएगा और C के ऊपर क्या आएगा. तो इसके लिए हम ABC PQR ऐसा एक कॉरस्पॉन्डेंस मिलता है. कॉरस्पॉन्डेंस को ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर है. मान लो इसको मैं थोड़ा रोटेट करूं, इसको ऐसे रोटेट करके यहाँ रखूं तो ये पर Q आ जाएगा. ओके, तो ABC के साथ यहाँ अलग से रिलेट होगा, A की जगह Q आ जाएगा. ओके, ऐसे रोटेट होगा. ओके, तो A की जगह Q आ गया और यहाँ आ रहेगा और यहाँ P आएगा, ऐसे रोटेट. तो ऐसे आप अलग अलग तरीके से और भी एक बार ऑपरेट कर सकते थे, और भी एक बार ऑपरेट कर सकते थे, तो तीसरा कॉरस्पॉन्डेंस को मिलेगा. बाद में आप सेम थिंग इसको ऐसे उल्टा ऐसे, तो ABC के साथ PQR था ना, इसकी जगह PRQ हो जाएगा. और इसको दो बार ऑपरेट करो, तीसरी बार ऑपरेट करो तो जो स्टार्टिंग है वो ही आ जाएगा. तो ऐसे टोटल 6 कॉरस्पॉन्डेंस आपको मिलेगा. तो कॉरस्पॉन्डेंस मतलब तो ट्रायंगल को आपने कैसे अरेंज किया, कैसे भी उठा के रख दिया या पर्टिकुलर पैटर्न में रखा, तो वो खास नहीं. और दूसरी बात, यहाँ मैंने आपके सामने जो दोनों ट्रायंगल किया है वो दोनों मोस्टली इक्विलैटरल जैसा लग रहा है, लेकिन मोस्टली हमारे पास जो ट्रायंगल होता है वो स्केलिंग ट्रायंगल होता है. मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास एक ट्रायंगल ऐसा है, ओके, ABC, और दूसरा ट्रायंगल मान लो
दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है, समान। तो मैं एबीसी पीक्यूआर की बात करूं तो ऐसे पीक्यूआर करूं तो मैच नहीं होगा, मुझे थोड़ा रोटेट करके इसको ऐसे रखना पड़ेगा। क्यू है यहाँ और आर है वो यहाँ और पी है वो सी है वो पी पर है, समझ गए? तो आपको मैं बोलूं कि दो ट्राइंगल फिगर नहीं है और ऐसे बोल तो कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इतना इनफ नहीं, मुझे ये भी बोलना पड़ेगा कौन सी अरेंजमेंट में कैसे रखूं तो। ओके, तो इसलिए आपको कौन सा कॉरेस्पॉन्डेंस कॉन्ग्रुएंस है वो भी खास देना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंस से रिलेशन, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस इज बोथ आर इक्वल, बट फॉर व्हाट टाइप ऑफ रिलेशन, तो कौन से कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए कॉन्ग्रुएंस है वो आपको ठीक से पता, तो एवरी टाइम आपको कौन सा कॉरेस्पॉन्डेंस है वो भी देना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो यहां मान लो कि अरेंजमेंट करो मैं, तो ट्राइंगल एबीसी और इसके सामने आएगा ट्राइंगल ए, कैसे भी मैं पीक्यूआर लिखूं तो गलत है क्योंकि ए के साथ पी नहीं आएगा, तो मैं ए के साथ क्यू आएगा, पहले क्यू, बी की जगह आर आएगा और यहाँ पी आएगा, तो जब यही से बाद में तो इसको ये साइन है कॉन्ग्रुएंस की, ठीक से देखिए ये कॉन्ग्रुएंस की। तो यहाँ एक बार इसको रिलेट कर दो तो इस सीक्वेंस के हिसाब से, मतलब पेयर के हिसाब से आपको अरेंज करना पड़ेगा, कैसे भी अरेंज कर दो ऐसा है। अंडरस्टूड? तो पर्टिकुलर सीक्वेंस में आपने लिखा, तो यहाँ पहले को कैसे भी लिखो लेकिन दूसरे जो इसको ठीक से अरेंज करके लिखना है, ए के साथ क्यू है, बी के साथ आर है और सी के साथ पी है, तो ही वो मैच होगा। यहाँ तो मैंने फिगर दिया, आपके पास कोई मेजरमेंट है तो इसके हिसाब से भी कर सकते। अंडरस्टूड? तो अगर आपको ये कॉरेस्पॉन्डेंट कोई दो ट्राइंगल पर्टिकुलरली कॉन्ग्रुएंस दिया है, मतलब इक्वल दिया गया, तो बाद में आप कंपेयर कर सकते हैं कि भाई एंगल ए इतना ही एंगल क्यू, एंगल बी है इतना ही एंगल आर, एंगल सी इतना ही एंगल पी, ए के साथ क्यू, बी के साथ आर, और दूसरी बात ए बी है इतना ही क्यू आर, मतलब ए बी इज इक्वल टू क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी एंड बी सी इज इक्वल टू, समझ गया? तो एक बार आपको इतना दीजिए, फिगर नहीं देगी, मान लो यू आर नॉट प्रोवाइडेड फिगर बट यू आर जस्ट गिवन दिस वन, तो इसके पर से आप सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट बता सकते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब समझ गए ना, रिलेटेड पार्ट, कि कौन सा एंगल के साथ इक्वल, दूसरी कौन की पेयर है, तीसरी को एंगल की कौन की पेयर है, ऐसे साइड की फर्स्ट पेयर, साइड की सेकंड पेयर, साइड की थर्ड पेयर, वो आप सीख सकते हैं कैसे पूरा क्या है। देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, मैंने क्या किया, मैंने ऊपर नहीं देखा, सपोज मेरे पास फिगर है ही नहीं, आई एम नॉट फिगर, आई जस्ट लुकिंग हियर, तो फर्स्ट लेटर ए, फर्स्ट लेटर, सो ए इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दोस, एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल, ऐसे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, तो मैं ऐसे तीनों पेयर बता सकता हूं, ऐसे साइड में भी मैं बात कर सकता हूं, मैं देखो मैं वहां से देख के नहीं कर रहा हूं, तो मान लो कि यहां फर्स्ट सेकंड लेटर है, तो साइड बताना है तो दो लेटर बोलना पड़ेगा, ए बी बी सी ए सी पी क्यू क्यू आर पी आर, तो फर्स्ट टू लेटर फर्स्ट सेकंड, तो यहां भी फर्स्ट सेकंड, तो ए बी इक्वल टू क्यू आर, सेकंड थर्ड, तो सेकंड थर्ड में यहां बी सी, यहां सेकंड थर्ड लो तो आर पी बोलो पी आर बोलो, कैसे जोड़ो, वो दोनों सेम है, बी सी को से भी बोल सकते हो। अभी फर्स्ट थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड तो ए सी, तो वहां से फर्स्ट थर्ड लो क्यू पी या तो पी पी, ओके एनीवे, तो इतना मुझे दिया गया तो मुझे इतना इंफॉर्मेशन मिला। अंडरस्टूड? कि एंगल ए इज इक्वल टू क्यू, अगर मेरे पास ए का मेजरमेंट हो तो मैं बता सकता हूं, एंगल बी इक्वल टू आर, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, ऐसे साइड की बात है, ए बी इक्वल टू क्यू आर, बी सी इक्वल टू बी आर, ए सी इक्वल टू, अंडरस्टूड? So from one example of two triangles to be congruent, I can list out all 6 pairs of corresponding parts. Corresponding parts means either angles or sides. Okay? तो triangle equal है, इसका मतलब congruent है, लेकिन कैसे भी इक्वलिटी नहीं कर सकते, पर्टिकुलर अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, तो पर्टिकुलर कॉरेस्पॉन्डेंस में वो congruent है। ये वर्ड भी याद रखो, आप लिख लो, ओके? और यहाँ जो दो एग्जाम्पल दिए वो आप समझ सको, ओके? मैं आपको बाद में लिख के भी दूंगा पीडीएफ, जो इम्पोर्टेंट बात है।
ओके, सो अंडरस्टूड। तो ये मेन बात है। अभी देखो मैं इतना सारा मतलब ये इतना था तो मैं इतना सारा इंटरप्रेट कर सकता। अगर ये सारा होगा तो मैं प्रूव भी कर सकूंगा कि ये ट्रायंगल के साथ कौन से अरेंजमेंट में कॉन्ग्रुएंट है, क्यूआरपी है, पीआरपी है, पीक्यूआर है, क्या है। ओके, तो समझ गए ये टू ट्रायंगल्स आर गिवन कॉन्ग्रुएंट, यू कैन राइट ऑल दिस। इफ ऑल दिस इज गिवन यू कैन राइट दिस वन आल्सो, means you can prove that both triangles are congruent also. Okay, तो ये मेन कॉन्सेप्ट यहाँ का, यहाँ पे सम नहीं है टेक्स्ट में, सारे प्रूव है टाइप के समझे। और एक का तो थ्योरम, तो थ्योरम भी अब मैंने बोला था ऐसे 6 7 8 9 हम साथ में करने वाले हैं। ओके, ये खत्म होने के बाद तो ये था बेसिक। अभी रही बात, मुझे मान लो कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो मेरे पास एक 6 पेयर ओल्ड 6 पेयर की जरूरत नहीं है, ओल्ड 6 पेयर की जरूरत नहीं है। कोई भी तीन चीजें होंगी, एनी 3 पेयर, not from all side or all angles. If 3 pairs are there, then automatically I can prove that they are congruent. तो congruent प्रूव करने के लिए आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल को कोई भी प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है। इक्वल साइड होते हैं तो सामने वाला एंगल इक्वल होता है, इक्वल एंगल होता है तो सामने वाली साइड इक्वल होती है, ये सारी प्रॉपर्टी आपको पता है। तो कोई तीन पर्टिकुलर पेयर में ना आउट ऑफ 6 तो भी आप प्रूव कर सकते हो। 6 से 6 देने की जरूरत नहीं है, इसको अलग अलग क्राइटेरिया, ओके, वो क्राइटेरिया की बात हम करने वाले हैं। ओके, अंडरस्टूड। आई लास्ट पॉइंट आई रिपीटिंग अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल, if two triangles are given congruent, you can write all 6 pairs to be equal. If all 6 pairs are given to be equal, you can prove that these triangles are congruent for particular correspondence. But all 6 pairs are not actually needed. Actually, 3 pairs are needed to prove that these triangles are congruent. Understood? तो वो कौन सी है वो भी बात एनालाइज करने वाले हैं। तो वे आप आपकी बुक ही निकालो और थोड़ी बात देखो, और ये सारी बात आप स्टैंडर्ड 7 में भी सीख के आए हैं, थोड़ा याद करो अगर याद है तो। इन स्टैंडर्ड 7 यू लर्न एवरीथिंग अबाउट दैट। ओके, तो पहले तो आप अपनी अपनी बुक पेज नंबर 110 पर, पहले तो 109 करो ना, स्टार्टिंग में मैंने बोला था। देखो वहां कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की वो बात करते हैं, तो एक्चुअली क्या है। ओके, कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं, तो देखो यहाँ सेकंड लास्ट पैराग्राफ देखो, जस्ट ओपन योर बुक एट पेज नंबर 109, द सेकंड लास्ट पैराग्राफ। डू यू रिमेंबर व्हाट सच फिगर्स आर कॉल्ड? इंडीड दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग देखो ब्रैकेट में लिखा है, कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट, और फिगर्स whose shape and size were both the same. शेप एंड साइज बोथ आर इक्वल मींस टोटली इक्वल, एक की ही दूसरी जेरोक्स कॉपी। एक फिगर को आप कॉपी पेस्ट करो दूसरी जगह तो दोनों कॉन्ग्रुएंट, कुछ रोटेट या ऐसा कुछ नहीं करना, जूम नहीं करना है, डिमिनिश नहीं करना है, ओनली कॉपी पेस्ट कर दो तो ऑब्वियसली वो दो फिगर कैसे बन गई, कॉन्ग्रुएंट। अंडरस्टूड? बाद में सेकंड पर देखो, इसमें थोड़ा एग्जांपल दिया है, यहाँ देखो दो स्क्वायर बताया है तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट मतलब टोटल इक्वल, इसको एक को उठा के दूसरे पर रखो तो एग्जैक्टली फिट होगा। ओके, बाद में भी थोड़ा बताया गया, इसमें से सब नहीं हो गए, कोई कोई ही हो गए, तो इसने बताया कि फर्स्ट एंड 4 हो गए ना, वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। थोड़ा देखो, ऐसे यहाँ फिगर की बात है, तो फिगर में भी कौन कौन है वो सारी बातें लोगों ने बताई। इसमें देखो PQR एंड ABC ट्रायंगल, दो ही PQR एंड ABC, बहुत सारे ट्रायंगल है। देखो ABC है, PQR है, DEF है, MNR है, STU है, इसमें से ओनली PQR एंड ABC आर इक्वल। कैसे पता हुआ? साइड पर से देखो, PQR इसमें देखो 4.5 4 और 5। ओके, तो ये से नहीं सभी में 4.5 4 और 5 सभी में, नो प्रॉब्लम। तो सारी फिगर कॉन्ग्रुएंट है। ओके, वो लोग पता है, वो थोड़ा ठीक से रीड कर लेंगे। अभी क्राइटेरिया कौन कौन सा है वो हम बात करेंगे, और इसको लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों क्या है। So that is corresponding part of congruent triangle. These are corresponding part. Part means either sides or angles. So corresponding part of congruent triangle. इसको लोग शॉर्ट में
सिंप्लिसिटी भी बोलते हैं। हमें अभी कहीं पर रीजन में लिखना है ना थ्योरम के अंदर, तो हम सिंप्लिसिटी लिखेंगे तो आप समझ जाना कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, वो भी इसने वहां लिखा है, देखो पेज नंबर 112 पर। व्हाट इज मीन बाय सिंप्लिसिटी? कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। ओके, तो इसको लिखो, फुल फॉर्म क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया कौन कौन सा है तो वो लोग वन बाय वन समझा रहे हो, वो हम सारे समझ। मैंने बोला था कि 6 के 6 पर देने की जरूरत नहीं, इसने कोई दो एंगल एक साइड दी, दो साइड एक एंगल दिया, सारी साइड की बात की, तो यहाँ सारी साइड पर एंगल की बात करने की जरूरत नहीं। ओके, तो ये सारी बात है वो अलग अलग थ्योरम में बताई है एग्जाम में। वो देखो पहले 113 एग्जाम 7.1 एग्जाम इज वन टाइप ऑफ थ्योरम। ओके, एसएस कॉन्ग्रुएंट रूल आपको बताया गया है। व्हाट इज मीन बाय एसएस? सो ये ट्रायंगल की कोई एक साइड दिस है, इसकी ये साइड और इसकी ये साइड, और कॉरस्पॉन्ड इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल, इंक्लूडेड मतलब इन बिटवीन। तो अब बाकी मान लो मेरे पास इतना इंफॉर्मेशन है, ओके, कि दिस एंगल दिस वन एबी इक्वल टू क्यूआर, AC इक्वल टू E। ओके, और मुझे ये इक्वल है या नहीं है वो नहीं दिया, दिस इज नॉट गिवन। और दूसरी बात, एंगल के बारे में वो मुझे इतना ही पता है कि A एंड Q आर इक्वल, मुझे B एंड R इक्वल है कि नहीं पता, ये P और C इक्वल है इतना ही इंफॉर्मेशन, तो भी वो इनफ है, बाकी के ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। समझ गया? तो इसका मतलब कि यहाँ A से S मतलब इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है और दो साइड इक्वल। ओके, तो देखो इसका स्टेटमेंट भी समझने की ट्राई करो, क्या बोल रहे हो। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। कोई एक ट्रायंगल की दो साइड और इंक्लूडेड एंगल बाकी ट्रायंगल की दो साइड एंड इंक्लूडेड एंगल के साथ इक्वल है तो ऑटोमेटिक पूरा ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा। BC इक्वल टू BR है कि नहीं देने की जरूरत नहीं, एंगल B इक्वल टू एंगल R है कि नहीं देने की जरूरत नहीं है, C के साथ एंगल B इक्वल है कि नहीं देने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक। तो इतनी ही डेटा पर से आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो एक याद रखना ऐसे के हिसाब से नेक्स्ट ईयर हम 10th में भी ऐसी बात करने लगे, वहां सिमिलैरिटी की बात आएगी। सिमिलैरिटी मतलब ओनली शेप इक्वल होगा, साइज नहीं, यहाँ शेप एंड साइज दोनों इक्वल। ओके, तो ये क्राइटेरिया याद रखो। बाद में एक AS से दिया है, वो देखो पेज नंबर 115, वहां इसने थ्योरम 7.1 बोला है, यहाँ एक्सियम 7.1 था, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर क्या है वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो ASA में क्या दिया है, पेज नंबर 115, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल एट द एंगल। यहाँ उल्टा हो गया, दो एंगल है ऐसे। तो मान लो कि यहाँ मैं और एक बात कर देता हूँ, सपोज आई डोंट नो दिस साइड इक्वल और नॉट, but I know angle A equal to angle Q, AB equal to B, and angle R equal to angle B equal to angle R। तो इतना भी नहीं, ऐसे ऐसे की तरह यहाँ ESA ऐसे मतलब इंक्लूडेड साइड शुड बी देयर। ओके, तो अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेटमेंट जस्ट लाइक दैट। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, कोई भी साइड इंक्लूडेड साइड इक्वल होनी चाहिए, वरना इनफ नहीं। इंक्लूडेड मतलब जो बीच में है वो। ओके, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। अंडरस्टूड? तो ये दूसरा क्राइटेरिया है। तो पहले हमने एसएस देखा, अभी वो लोगों ने बात की एएसए की, दे आर कॉन्फ्लुएंस क्राइटेरिया। ओके, और आगे देखते हैं क्या आता है। और एक AAS है, AAS। ओके, लेकिन वहां इसने थ्योरम के अंडर में वो नहीं दिया है, आप समरी में दिया होगा, वहां देख लेते हैं।
समरी में आज 134 पर वहां एस ए का बाद भी आ रहा है। जो 5th नंबर का पॉइंट है ना वो एस का, 6 नंबर का पॉइंट है वो एस, 7 नंबर का पॉइंट है। ओके, इफ टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू two angles and the corresponding side of the other triangle, then the two triangles are said to be congruent. कोई दो एंगल है एंड कोई साइड है, यहाँ इंक्लूडेड ऐसी बात नहीं है। दो एंगल के साथ तीसरी कोई भी साइड है तो भी बोल सकते। मान लो कि ए बी इक्वल टू ए भी दिया गया, लेकिन ये दोनों एंगल है, इसके सामने मान लो कि हमें ये लोगों ने दी गया कि ये तो भी ना एक एंगल एंगल दूसरे और कोई साइड इंक्लूडेड नहीं है ऐसे, इंक्लूडिंग नहीं है ऐसे, या तो ये कोई तो भी। ओके, तो ये क्राइटेरिया भी बनता है जैसे एस का। ओके, तो वहां हम बोल रहे हैं टू एंगल्स एंड इफ टू एंगल एंड वन साइड, 7 नंबर का पॉइंट समरी में, 7 नंबर का पॉइंट समरी में, if two angle and one side of one triangle are equal to two angle and one corresponding side of the other triangle, then the two triangle are congruent. समझ गया? तो ये सारा याद रखना है। यहाँ भी बाकी की टाइप की कोई जरूरत नहीं, इतना ही ना ये इक्वल टू ये है कि नहीं देने की जरूरत नहीं, सी इक्वल टू बी है कि नहीं देने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ओके, अभी वहां पर ही आ जाओ, अब यहां से देखना है तो भी आप देख सकते हो, ऐसे वाली बात को करेंगे। फिर भी वहां पर ही आ जाओ, मैं बोलता हूं पेज नंबर, पेज नंबर 125 वहां थ्योरम 7.4 दिया गया है। थ्योरम 7.4 वो एसएस कॉन्ग्रुएंस रूल है, सिंपल है, सारी की ही बातें हैं, क्योंकि कोई बात ही नहीं। ओके, तो देखो वहां पर 125 थ्योरम 7.4, if three sides of one triangle are equal to the three sides of another triangle, then the two triangle are congruent. ओके, तो कोई भी थ्री साइड, तीनों साइड बाकी दूसरा ट्राइंगल की तीनों साइड के साथ इक्वल है तो भी वो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंगल की इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ओके, तो थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अदर ट्राइंगल, देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये ऐसा नहीं हो कहीं पर, ये ऐसा कोई नहीं, जैसा खुद का क्राइटेरिया मत बनाना। हाँ, और पीछे ही देखो 7.5 ये लास्ट वन, R as S, R means right angle, S means hypotenuse and S means side. Okay, just try to understand. Page number 126, theorem number 7.5. If in two right triangles the hypotenuse and one side, if in two triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are congruent. तो राइट एंगल तो होगा नहीं, क्योंकि राइट ट्रायंगल है मतलब एक एंगल तो पहले से इक्वल था, बाकी की बात क्या बाकी है, आर तो था एस बाकी है, मतलब हाइपोटेन्यूस और एक साइड दूसरे ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूस और कोई साइड के साथ इक्वल है तो भी हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो ये 5 क्राइटेरिया भी आपको याद रखना। ओके, बस ये 5 क्राइटेरिया और अपना खुद का कोई बनाना नहीं है। ओके, और समरी में भी देखो इसकी इंफॉर्मेशन होगी, हम देख लेते हैं। फिर से समरी में आ जाओ। हाँ, 11 12 पहले हमने 5 6 7 देखा, अभी 11 12 देखो। देखिए एक ही बात है, if three sides 11 नंबर, if three sides of one triangle are equal to three sides of the other triangle, then the two triangles are तीनों साइड। और नंबर 12, if in two right triangles, राइट ट्राइंगल बोला मतलब एक राइट एंगल तो बन गया, बाकी एक हाइपोटेन्यूस साइड की बात करेंगे। देखो हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल are equal to the hypotenuse and one side of other triangle,
then the two triangles are one. तो 5 क्राइटेरिया हमें मिला है 5, 6, 7, 11, 12 पर। ओके, और दूसरी बात आगे आप जो सीखे प्राइमरी में भी और यहाँ भी बहुत बार बातें की है कहीं ना कहीं कि कोई एक ट्राइंगल होता है, इसमें अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो दो साइड इक्वल होती है। हम आइसोसेलेस में नहीं बोलते, देखिए आइसोसेलेस में हमें ये पता होता है कि दो साइड इक्वल होती है। अगर ए बी इक्वल टू ऐसे है तो ऑटोमेटिक दो एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। या तो उल्टा होगा, अगर कोई ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल है तो दो साइड इक्वल, ऐसे तीनों साइड इक्वल है तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। अंडरस्टूड? तो अगर एंगल इक्वल है तो सामने वाली साइड से इक्वल, दो साइड इक्वल है तो सामने वाला, ओके, ये एक बात है। और दूसरी बात, अगर कोई एक ट्राइंगल में हम दो को कंपेयर करें, एंगल बी एंड एंगल सी, तो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। आप देखिए खुद में दिखा हुआ है ऐसा, एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी। ओके, ये एंगल की साइन है, ये एंगल के ग्रेटर देन एंगल सी। तो बिगर के सामने जो साइड है वो भी इसके सामने वाली साइड से ग्रेटर होगी। तो बी के सामने कौन है? एसी। तो एसी विल बी ग्रेटर देन, समझ गया? सो एंगल की बात है और कोई एक एंगल दूसरे एंगल से ज्यादा है तो इसके सामने वाली साइड भी बड़ी। ओके, तो एक और भी ये बात आप इक्वालिटी में और इनइक्वालिटी में दोनों समझ सकते हो। यहाँ हमने ऐसी बात की थी कि ए बी इक्वल टू ए सी, देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू, या तो उल्टा बोलो एंगल बी इक्वल टू सी, तो या तो इसमें भी उल्टा बोल सकते हो कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, देयरफॉर ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, या तो ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, देयरफॉर एंगल बी इज ग्रेटर। कैसे पता होता है? बी के सामने सी, जो लेटर नहीं है वो, जो लेटर नहीं है वो क्या, तो फिगर की भी जरूरत है। तो ये इक्वालिटी नॉन इक्वालिटी की बात है। और दूसरी बात, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बहुत बना सकते हो। इसका मतलब इतने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हो और आ सकते हो। ओके, तो सारी इक्वालिटी की बात वो भी वहां पर देख लो, समरी में आपने अभी देखा था वहां है। तो अगेन कम देयर, पेज नंबर 134, 13, 14, 15। पहले 8, 9 देखो, 8, 9 एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल्स ऑपोजिट, दो साइड इक्वल है तो सामने वाले दोनों एंगल इक्वल होगा। नंबर 9 उल्टा, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। अगर कोई दो साइड इक्वल है तो सामने वाला एंगल भी इक्वल। ओके, तो उल्टा सुल्टा बोल रहा है। नंबर 13 देखो, वो इनइक्वालिटी की बात बता। देखो, in a triangle angle opposite to longer side is larger or greater। longer side के सामने देखो, longer side कौन सी है? इसके सामने वाला जो b एंगल है वो भी ग्रेटर। ओके, 14 in a triangle side opposite to larger angle is longer। ये उल्टी बात है, पहले ऐसा बोला कि larger side opposite angle is greater, angle is greater, opposite side is larger। बात तो एक ही। ओके, तो मतलब एंगल के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन ऑपोजिट साइड में होगा, या तो साइड के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन ऑपोजिट एंगल्स में। ओके, आप समझने में बिल्कुल इजी है। हाँ, 15 सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द सम। वो तो सिंपल ही है ना। अब कोई भी ट्रायंगल की एक रूल है कि कोई भी एक साइड है ना, मान लो में सी, तो बाकी दो साइड से स्मॉलर ही होगा। बाकी दो साइड का ए बी एंड बी सी, बाकी दो साइड का सम करो तो इससे ग्रेटर लेस ही हो कोई भी से, और दोनों का डिफरेंस लो तो इससे ग्रेटर हो। या थोड़ा समझो, कोई भी एक साइड की मैंने बात की तो बाकी दो साइड का सम से स्मॉल होगा और बाकी दो साइड के डिफरेंस से ग्रेटर होगा। ऐसे ही मैं बीसी के लिए भी बोल सकता हूँ। बीसी के लिए यहाँ बाकी रहा ए बी प्लस एसी, तो यहाँ ए बी माइनस एसी, तो यहाँ डिफरेंस भी हम पॉजिटिव ही लेंगे तो ऐसे मॉड्यूलस में भी रख सकते हो। और भी आप ए बी के लिए लिख सकते हो, ए बी आया तो बाकी को कौन सी दो साइड बाकी है,
BC प्लस AC, तो इससे स्मॉलर और BC माइनस AC से ग्रेटर। तो डिफरेंस से ज्यादा और सम से कम, रिमेनिंग साइड से डिफरेंस से ज्यादा होती कोई भी साइड और रिमेनिंग साइड के एडिशन से कोई भी साइड कम होती। तो ये हमारा लास्ट स्टेटमेंट बता रहे हैं 15। ओके, तो ये सारी बात बेसिक थी। फिर भी बाकी दो जो पॉइंट है समरी में वो भी देख लो। टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन क्या है तो देखो, इफ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड द सेम साइज, सेम शेप सेम साइज, in all sense they are equal, then they are congruent. Number 2, two circles of the same radii are congruent, obviously. Two squares of the same sides are congruent, obviously. Okay, if two triangles ABC and PQ are congruent under the correspondence AB BQCR, then symbolically it is expressed as, मतलब इसका सिंबल ए के साथ बी है, बी के साथ इसका वही सीक्वेंस में लिख दो तो कॉरस्पॉन्डेंस बन जाएगा। ओके, बाकी सब तो हमने देख लिया। हाँ, और 10 नंबर देखो। नंबर 10, इस एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60। मैंने थोड़ी देर पहले ऐसा बोला था, यहाँ जब सिखाया था कि दो साइड इक्वल थी तो दो एंगल इक्वल होंगे। अगर तीनों साइड इक्वल होगी तो तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, तीनों एंगल। और हमें ये भी पता है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो 180 मतलब 60 60 60। तो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 ऑलवेज। जैसे स्क्वायर में भी होता है ना, स्क्वायर में देखो, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल है तो सारा एंगल भी इक्वल होगा। इसमें सारे 90 90 90 90 क्यों होगा? क्योंकि सम 360 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल बिकम्स 360। तो यहाँ 90